अब अगर सॉलिड लिक्विड गैस, सब क्वेश्चन ये आता है कि सर सॉलिड लिक्विड के लिए हम सीपी निकालते हैं कि सीवी निकालते हैं, बताओ, बोलो बोलो भाई। सीपी सीवी है, पाथ फंक्शन है दोनों। तो मुझे ये बताओ कि सॉलिड लिक्विड के लिए किसके लिए हम दोनों निकालते हैं, किसके लिए हम एक निकालते हैं, बोलो। तो देखो गैसियस के लिए हम सीपी और सीवी दोनों चीज निकालते हैं। गैसियस के लिए हम सीपी और सीवी दोनों चीज निकालते हैं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के लिए सिर्फ हम सीपी प्रीफर करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, जिससे हमारी वैल्यू एक्सपेंशन ना हो सके। तो तुम्हारा वाटर हुआ या तुम्हारा सॉलिड हुआ, तो उनके लिए हम CPM हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और गैसियस के लिए तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, सीपी भी निकाल सकते हैं, सीवी भी निकाल सकते हैं। और एक पॉइंट याद और रखना, फॉर गैसियस स्टेट होमो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, बहुत चीज़ें आएगी, मैं तुम्हें निकालना भी बताऊंगा अभी आगे। इसमें जो CP माइनस CV आइडियल गैस के लिए रिलेशन होता है NR फॉर एन नंबर ऑफ मोल, तो इसमें हमेशा CV ग्रेटर देन होता है CV से। या तुम ये भी कह सकते हो कि जो तुम्हारा हीट जो पाथ फंक्शन है या जो तुम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो क्या? इसका पॉइंट ये हो गया मेरे भाई कि अगर तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट है और तुम किसी का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो T1 से T2 तक, राइट, तो उसमें हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, तभी वो हमारा चेंज दिखाएगा। भाई सिंपल से यही तो होता है हीट कैपेसिटी टेंडेंसी एट कांस्टेंट प्रेशर, कि तुम्हें उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी डालनी पड़ेगी, तभी वो टेम्परेचर T1 से T2 चेंज होगा। और लेकिन जब हमारा कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम पे हम डालेंगे तो उसमें हमारा जल्दी चेंज हो जाएगा। ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस थी। बाकी मैथमेटिकल फॉर्म से तुम सीख ही चुके हो कि CP हमेशा क्यों ऑलवेज है, ये ऑलवेज है, ठीक है, ऑलवेज, ये इस वर्ड को याद रखना, ऑलवेज ग्रेटर देन CP एंड CV, ठीक है। और बोलो, अच्छा और बता देता हूं तुम्हें, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ है एंजल रीड में, नेट वालों सुन लो और जैम वालों तुम मजे लो बस, कि जब हम सॉलिड के लिए टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं तो CV एकदम से इंक्रीज हो जाती है, और जब हम लिक्विड का केस देखते हैं तो लिक्विड के केस में भी एकदम से ऐसे इंक्रीज हो जाती है, और जब गैस देखते हैं तो गैस के केस में एकदम से डिक्रीज हो जाती है। दिस इज द ग्राफ फॉर सॉलिड, दिस इज फॉर लिक्विड एंड दिस इज फॉर गैस। कि अगर तुमसे कोई ग्राफ पूछ ले सॉलिड लिक्विड गैस का CPM का, कि सॉलिड के लिए जैसे तुम टेम्परेचर करोगे तो CPM अचानक एकदम से इंक्रीज हो जाएगी या नॉन लीनियरली इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे ही फिर लिक्विड के लिए जब तुम करोगे तो लिक्विड के लिए भी एकदम से हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब तुम गैस के में फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, भाई जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में पूछोगे तो हीट कैपेसिटी एकदम से बढ़ जाएगी, और जैसे ही तुम गैस में पूछोगे तो गैस में एकदम आके डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है, मॉलिक्यूल दूर दूर भागने लगते हैं। तो ये कंबाइंड डायग्राम है। देखो सॉलिड में लिक्विड की सबसे हाईएस्ट है कि नहीं है, देख लो, अरे लिक्विड की सबसे हाईएस्ट है कि नहीं है, और फिर गैस की डिक्रीज होने लगती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन उसमें आते हैं लैंग्वेज फॉर्म में, कि सॉलिड के लिए जो हीट कैपेसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है वो नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है या नॉन लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। तो ध्यान रखना, सॉलिड और लिक्विड के लिए इंक्रीज होता है एंड गैस के लिए डिक्रीज होता है। क्लियर है? और क्या बचता है इसमें, हीट कैपेसिटी में और क्या बचता है, बस काफ़ी है, और क्या बचेगा, सब कुछ तो तुम्हें बता ही दिया। तो ये तुम्हारी हीट कैपेसिटी की न्यूमेरिकल बचते हैं। न्यूमेरिकल करोगे? चलो न्यूमेरिकल करो। क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें, क्वेश्चन लिखो तुम, लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, चलो मैं दो क्वेश्चन करा देता हूँ, बताओ। द हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस ऑफ 54 ग्राम ऑफ वाटर
of 50 gram of water at constant pressure is 75 joule per Kelvin per mole. What is the enthalpy change for the process? What is the enthalpy change for the process? Right? चलो दो क्वेश्चन है, ये थोड़े से मैं करा देता हूँ तुम्हें जिससे तुम्हारे याद रहे। चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तुम्हें क्या दे रखी है? टेम्परेचर दे रखे है। T1 टेम्परेचर है तुम्हारा 15 डिग्री सेल्सियस और T2 टेम्परेचर है तुम्हारा 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है। एंथैल्पी चेंज पूछ रहा है क्या होगा 54 ग्राम ऑफ वाटर के लिए। राइट, गिवन क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओ सुन लो, कभी कभी तुम्हें हीट कैपेसिटी भी गिवन होती है या तुम्हें पता ही नहीं लगता कि हीट कैपेसिटी गिवन है कि नहीं है, तो यूनिट से पहचान लेना, जूल पर केल्विन पर मोल। तो कितनी दे रखी है वाटर के लिए? 75 जूल पर केल्विन पर मोल। राइट, तो बस क्या निकालनी है? एंथैल्पी चेंज निकालनी है। बताओ क्या होता है एंथैल्पी चेंज? तो बिल्कुल अभी तो बताया कि एन सी पी डी टी, या तुम कर लो डेल एच इक्वल टू हो जाएगा एन सी पी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा T2 माइनस के T1। और अब देखो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट से बच्चे होते हैं ना, वो क्या करेंगे? फटाफट टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट स्टार्ट करेंगे। अरे भाई, तुम इसे केल्विन में कन्वर्ट स्टार्ट कर लो या सेल्सियस में डिफरेंस देख लो, दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस तो सेम ही आएगा। भाई देखो, सपोज करो कि मैं ले रहा हूँ 20 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूँ, या तुम 20 छोड़ो, मैं ले रहा हूँ एक टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और एक टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। अब कभी भी तुम दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस देखोगे T1 T2 इन सेल्सियस, तो वो भी क्या आएगा? 100 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? अगर तुम केल्विन में देखोगे तो लो केल्विन कर लो, 373 केल्विन आ गया और इसमें 200 जोड़ दोगे, 2 होता है ना 400, 473 केल्विन आ गया। तो कभी भी दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस जो होता है ना, दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे तुम सेल्सियस में कर लो वह टेम्परेचर को चेंज या फिर केल्विन में कर लो, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो जो जल्दी स्टार्टिंग में करते हैं ना, वो डायरेक्ट पहले ही काम करते हैं, फटाफट टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लो केल्विन में और इसको भी केल्विन में कर लो। लेकिन बाद में आता क्या है? डिफरेंस, और डिफरेंस तो सेम ही रहेगा चाहे तुम सेल्सियस में करो या फिर केल्विन में कर लो। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? डेल एच। मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? 54 ग्राम है, 54 अपॉन में कितना आ जाएगा? 18। मोल तो निकाल लोगे ना, मास अपॉन में मोलर मास, इनटू सीपी कितनी दे रखी है? 75 जूल पर केल्विन पर मोल दे रखी है, इनटू टेम्परेचर निकालोगे, 75 में से क्या 5 में से 5 0, 60 आ जाएगा। बस इस वैल्यू को सोल्व कर देना और तुम्हारा डेल एच इज इक्वल टू आ जाएगा 13,500 जूल आ जाएगा, या फिर किलो जूल में पूछ ले तो 13.5 किलो जूल आ जाएगा। राइट, कर लोगे? इट्स वेरी इजी। चलिए सेकंड क्वेश्चन करिए। सेकंड क्वेश्चन करिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? लिखो 229 जूल ऑफ एंथैल्पी, 229 जूल ऑफ एंथैल्पी supply to 3 mole of an ideal gas at constant pressure. At constant pressure, if temperature raised by 2.55 Kelvin, if temperature raised by 2.55 Kelvin, find Cp and Cv. बोलो, find Cp and Cv. बोलो क्या होगा? चलो मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं। क्वेश्चन क्या, आंसर लिख लो। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 229 जूल ऑफ एनर्जी दे रखा है, ठीक है, जूल ऑफ एनर्जी। मोल दे रखे हैं तुम्हें n इक्वल टू 3 मोल, राइट, n इक्वल टू 3 मोल दे रखे हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर रेज बाय मतलब डेल्टा टी तुम्हें पहले दे रखा है, डिफरेंस 2.55 केल्विन, और तुमसे पूछा क्या है कि Cp एंड Cv के बीच में रिलेशन बताओ। करो यार, इसे तो खुद ही करो। कांस्टेंट प्रेशर पे तुम्हें हीट गिवन है, डेल्टा टी गिवन है, मोल गिवन है, और तुमसे Cp Cv के बीच में रिलेशन पूछा है। करो यार, इसको तो करो। चलो करो, क्या होगा?
बताओ मुझे, लगाओ थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। देखो तक सब सिखाता हूँ, एक एक फॉर्मूला बताया, एक एक यूनिट बताइए। एनर्जी गिवन है, मतलब हीट गिवन है तुम्हें कांस्टेंट प्रेशर पे, राइट, और मोल तुम्हें गिवन है। डेल्टा टी जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उन्होंने दो टेम्परेचर नहीं दिए, उन दोनों डेल्टा टी दे दिया, डिफरेंस दे दिया 2.55 केल्विन, और पूछा है कि सीपी सीवी के बीच में रिलेशन क्या है। करो। चलो कर लिया तुमने, मुझे पता है। आओ देखो कितना आसान है, बिल्कुल है ना। आओ दिखाता हूं। तुम्हें पता है कि Cp इज इक्वल टू होता है QP बाई डेल्टा टी, राइट, होता है कि नहीं होता। और यहां पे मोल दे रखे हैं, मोल दे रखे हैं ना, कितने मोल दे रखे थे नहीं, तो Cp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, DQP अपॉन में N डेल्टा P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला यूज किया होगा ना तुमने, 3 मोल के लिए निकालनी है ना Cp, राइट, तो आप करोगे, बिल्कुल सही है। तो Cp इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, 229 जूल अपॉन में कितने दे रखे हैं, 3 मोल इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना दे रखा है, 2.55 केल्विन, और Cp इज इक्वल टू आ जाएगा कैलकुलेट करके तुम्हारा, मैं बता देता हूँ, 29.934 29.934 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब देखो Cp निकल गया, और तुम्हें तो पता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR होता है, राइट। तो Cp इज इक्वल टू कितना आ गया, 29.934 माइनस या इक्वल टू कितना हो जाएगा Cv, या माइनस के NR करो, माइनस के NR इक्वल टू कितना हो जाएगा Cv, तो 29.934 माइनस के 3 इंटू 8.314 इक्वल टू कितना आएगा Cv, और 29.934 और माइनस के कितना हो जाएगा, 4 तिये 12 का 2 का हासिल लग गया 1, 3 एकम 3 और 1 4, और 3 तिया 9 और 9 8 तिया 24। तो जब तुम इसमें से ये माइनस करोगे तो Cv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो Cv इज इक्वल टू तुम्हारा आ जाएगा, जब इसमें से माइनस करोगे तुम 24 में से, डायरेक्ट 24 में से घटा रहा हूँ, तो 4 में से 2 गए 2, 13 में से 4 गए 9, ठीक है, इधर क्या बचे, चलो कर लेना जो भी आएगा तुम्हारा, कुछ इतना आ जाएगा 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है, 4 पॉइंट कुछ 92। बोलो कितने बच्चों का सही है ये, बोलो जूल पर केल्विन पर मोल, कितने बच्चों का सही है ये, कर लोगे ना, इजी था ना, है ना, काटो इसे, इजी था, फिर भी तुम लटक गए इस पर। एक बात बताओ, जब तुमने Cp 3 मोल के लिए यहाँ पे निकाल ली, तो ऑटोमेटिक Cp Cv यहाँ पे N की मल्टीप्लाई करनी जरूरी है क्या? नहीं, मुझे एक बात बताओ, जब तुमने Cp यहाँ पे 3 मोल के लिए पहले ही निकाल चुके हो, और तुम्हें पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, NR होता है नंबर ऑफ मोल के लिए, तुम्हें गिवन होगी उस टाइम पे। एक बात बताओ, जब तुमने Cp Cv यहाँ पे जूल पर केल्विन पर मोल में निकाल ही ली है, राइट, तो तुम्हें यहाँ मोल की मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है? नहीं, यहाँ पे मोल की मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, तुमने यहाँ पे मोल में मल्टीप्लाई करके तब ये फॉर्मूला निकाला है, इसलिए ये गलत आया है। जिनका आंसर 4.92 आया गलत आया, जिसका आंसर 21.92 आएगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। एक लॉजिकल मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ, तुमने गलत किया है मुझे पता है, तो जिन्होंने गलत किया उन्होंने ये मिस्टेक की कि इस मोल को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। एक बात बताओ, एक सिंपल सी मुझे एक बात बता मेरे भाई, कि अगर तुमने इस मोल को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, तुमने इस मोल को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3 मोल, देखो इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन पर मोल, राइट, इसकी भी जो यूनिट होती है जूल पर केल्विन पर मोल, राइट, इज इक्वल टू, जब तुमने इस मोल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कितना आएगा, मोल इनटू इसकी यूनिट क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है कि नहीं होती? अब इस मोल से मोल कट जाएगा, कट गया। अब मुझे बताओ कि जब तुम Cv निकालोगे तो Cp माइनस जूल पर केल्विन, और इधर क्या है जूल पर केल्विन पर मोल, तो मुझे बताओ कि ये माइनस हो पाएगा?
जो तुमने ये माइनस किया है, क्या ये माइनस हो पाएगा क्या भाई? कोई चीज अगर माइनस होता है तो सेम यूनिट में से तो माइनस हो गया भाई। एक बात बताओ, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि 2 सेंटीमीटर माइनस के 1 सेंटीमीटर कर लोगे कि बोल दोगे सर 1 सेंटीमीटर आ गया, इट इज ओके। लेकिन अगर मैं बोल दूं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस के 1 सेंटीमीटर, कैसे करोगे भाई? ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एरिया है, और ये लेंथ ले रखी है तुमने 1 सेंटीमीटर, इसमें से इसको किससे माइनस कर दोगे? बोलो, नहीं कर सकते ना। तो इस तरीके से तुमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। तुमने यहाँ पे सीपी क्या निकाला, जूल पर केल्विन पर मोल निकाला, लेकिन तुम्हें दोबारा यहाँ मोल की मल्टीप्लाई नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें यहाँ पे मोल की मल्टीप्लाई नहीं करनी चाहिए थी। अब देखो, अब बिल्कुल इजी होगा, अब तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इधर भी जूल पर केल्विन पर मोल हो गया। इसकी यूनिट भी क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। अब जूल पर केल्विन पर मोल में से जूल पर केल्विन पर मोल माइनस होके क्या बचेगा, सीवी जूल पर केल्विन पर मोल ही बचेगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ गए? मुझे पता है, प्यार ही इतना है तुम्हें मुझसे, हर बात समझ जाते हो, समझे? तो बस कुछ नहीं करना था, करो। सीपी कितना आ गया, 29.934 माइनस के क्या कर दोगे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीवी। और क्या आ जाओगे जब तुम माइनस कर दोगे, तो आंसर ही बता रहा हूं मैं डायरेक्ट तुम्हें, 21.62। तो सीवी इज इक्वल टू आ जाएगा 21.62 जूल पर केल्विन पर मोल। और कहते हो कि थर्मोडायनेमिक्स भारी है, थर्मोडायनेमिक्स में तो हमें डर लगता है, थर्मोडायनेमिक्स के हमसे क्वेश्चन नहीं होते। क्वेश्चन क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम अंधों की तरह काम करने लगते हो, पागलों की तरह, बस क्वेश्चन दिखा फटाफट लग गए, स्टार्ट हो गए। थोड़ा सोच लिया करो बैठ के। तो मैं तो ये कहता हूँ अपना दिमाग लगाओ मत, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, बस जितनी चीज़ें बताई उनको याद रखो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिंपल है, कर लोगे। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क। लिखो, द हीट कैपेसिटी ऑफ 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, नेट में आया था ये, द हीट कैपेसिटी ऑफ 10 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट सर्टेन टेम्परेचर इज 300 जूल पर केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। 300 जूल पर केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, the heat capacity of the same gas at same temperature, the heat capacity of the same gas at same temperature and constant volume is बोलिए। तो मैं इसका आंसर लिख के जा रहा हूँ। आंसर इज इसका 217 जूल पर केल्विन। इस क्वेश्चन का आंसर है 217 जूल पर केल्विन। अगर मेरे पास किसी का मैसेज आ गया कि सर हमारा आंसर नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं करने का। 2 क्वेश्चन बता दिए, सेम एट इज इसके जैसा क्वेश्चन है, ग्रुप में डाल के पूछ लेना, कैसे भी कर लेना, 217 जूल पर केल्विन आंसर आएगा। ठीक है, कर लोगे? चलिए, तो अब मैं तुमसे कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ हीट कैपेसिटी से रिलेटेड। चलिए मुझे बताइए, फॉर आइडियल गैस चलिए बताइए, फॉर आइडियल गैस, del H by del T एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, del U by del T एट कांस्टेंट। छी यार, del U by del T एट कांस्टेंट। वॉल्यूम लिख लो, चलो वॉल्यूम क्या होता है, del H by del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, del H by del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, del U by del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, del U by del P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, del CV by del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा,
डेल सी बी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, डेल सी पी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, सबके आंसर करते जाओ। डेल सी पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, बोलिए। और भी बनता है क्या कुछ इसमें, करो पहले इतने का आंसर तो करो, बोलो क्या होगा फॉर आइडियल गैस, तो कर दो स्टार्ट। डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, बोलो क्या होता है, डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है कितना, सी पी होता है, गधो जीरो मत लिख देना, कितना होता है, सी वी होता है, राइट। डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, सी वी। डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, आइडियल गैस के लिए क्या आई थी, जीरो। डेल एच बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी क्या आ जाएगा, जीरो। डेल यू बाई डेल टी, ये तो इंटरनल प्रेशर होता है, पाई टी, आइडियल गैस के लिए कितना होता है, जीरो। डेल यू बाई डेल पी जीरो, डेल सी वी बाई डेल वी जीरो, डेल सी बाई जीरो, जीरो जीरो, सब कुछ जीरो है, सबका अंडा है, अरे जीरो ही होता है इनका आंसर, टेंशन मत लो। पॉइंट में क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझ लो। पॉइंट ये है कि हमारी जो हीट एंथैल्पी चेंज होती है और इंटरनल एनर्जी होती है फॉर आइडियल गैस ओनली इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ओनली इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है और किसी का फंक्शन नहीं है। तो किसी भी एंथैल्पी के या इंटरनल एनर्जी के नीचे तुम्हें कोई टेम्परेचर दिख जाए तो कुछ ना कुछ आइडियल गैस की वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज तुम नीचे प्रेशर डाल दो, खुदा के बैठ जाओ या वॉल्यूम डाल लो, कुछ भी कर लो, वो इक्वल टू जीरो ही आएगा। जैसे पहले में देखो, एंथैल्पी अपॉन में टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर है, इक्वल टू क्या आ गया, सीपी आ गया। तुम चाहो तो इसका एक्सप्रेशन डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा। इसका एक्सप्रेशन डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा। नीचे बस टेम्परेचर होना चाहिए, नीचे बस टेम्परेचर होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। अगर नीचे टेम्परेचर नहीं है, देखो एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर के साथ चेंज कर रहे तो ऑब्वियसली बात है जीरो आएगा। नीचे देखो वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली बात है जीरो आएगा। इधर देखो इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, टेम्परेचर को टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी इक्वल टू जीरो आएगा। ये देखो यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये भी इक्वल टू जीरो आएगा, राइट। इसका कैसे पता, ये तो क्वेश्चन है, ये कैसे आएगा, बिल्कुल सही। तो CV इज इक्वल टू लिख लो तुम, क्या होता है, डेल CV इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, होता है कि नहीं होता, होता है, एंड विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो तुम यहाँ पे क्या करो, डेल बाई डेल टी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लिख देखो बार टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम के साथ करोगे डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो ये भी इक्वल टू जीरो हो गया। डेल सी पी बाई सी पी टी, ये भी इक्वल टू जीरो हो गया। ये डेल पी, ये देखो नीचे प्रेशर है, तो जब डेल एच बाई डेल पी करोगे तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, तो ये भी इक्वल टू जीरो आ जाएगा और ये भी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आने वाले जितने भी तुम आगे एग्जाम दोगे ना, जितने एक्सप्रेशन लिखे हैं, TFR में इससे आ रखा है, जैम में इससे आ रखा है, नेट में इससे आ रखा है, गेट से इससे आ रखा है, DU में इससे आ रखा है, BHU में इससे आ रखा है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इससे आ रखा है, जितने भी दुनिया भर के एग्जाम है इन सब से एक एक क्वेश्चन आ रखा है, पूछ रखा है, और तुम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो कि एंथैल्पी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर। तुम जीरो में इतने खो जाते हो, देखो सारे के सारे जीरो है, बस दो को छोड़ के, इन दोनों को, इन चारों को छोड़ दो, नीचे टेम्परेचर का फंक्शन होना चाहिए बस, यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं दिखना चाहिए तुम्हें आइडियल गैस के लिए। अगर यहाँ कॉन्स्टेंट दिख गया टेम्परेचर तो जीरो लगा देना, कर लोगे, वेरी इजी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी तुम्हारा अब जाके बिल्कुल खत्म होता है, ठीक है। अभी बचता है, अभी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, मैं थक गया थोड़ा, इतना हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बचता है हीट कैपेसिटी का, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम सुना है ना, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तुम्हारा हीट कैपेसिटी में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम।